अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN इलेक्शन सेल की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात 27 नवंबर को बाकायदगी से शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले उम्मीदवारों की जानिब से कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग्स का भी आगाज़ हो चुका है। एक तरफ पार्टीज़ के मुंतखब शुदा उम्मीदवार मैदान में उतर पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 मोहल्ला शाहनाड़ा से आसिम ज़फ़र अवान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम। आसिम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके सियासी बैकग्राउंड क्या है, कितने अरसे से आप सियासत में हैं? अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखी जाए तो मैंने 85 में गालिबन मैंने मैट्रिक की थी, फिर आई काम किया। सही जी, फिर BSc की। सही। तो उसके बाद जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें ज़्यादा मैं इस्लामी जमीयत तलबा में रहा हूँ। फिर कुछ अर्सा जमीयत फिर इतनी आज़ाद कश्मीर में फ़ाल नहीं रही। सही। तो फिर कोई थोड़े इनके और MSF के नज़रियात मिलते थे। उस वक़्त नून लीग नहीं थी। ठीक है। उस वक्त ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी। ये मुजाहिद अव्वल साहब हो गए, सरदार सिपा सलार जमहूरियत सिकंदर याद साहब थे। तो उस वक्त हम फिर MSF को मैंने प्रेफरेंस दी। सही। तो उस चीज़ पे हम उनके साथ चले। फिर जिस वक्त आगे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो फिर ज़्यादा मैं जमीयत को, अमीरपुर में हम जमीयत को सपोर्ट करते रहे। जमात इस्लामी के हमारे एक उधर उम्मीदवार थे, 2-3 इलेक्शन में हमने उन्हें सपोर्ट किया। तो उसके बाद फिर थोड़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आ गया। जमीयत के बाद जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मैं आया था वो तल्लक वास्ता और जिसे कहते हैं कि जो मेरे दोस्त थे, एक ज़्यादा क्लास फेलोज थे, उनका रुझान उधर था, तो इसलिए मैं उधर चला गया। आपने जैसा कि अभी जिक्र किया काफ़ी चीज़ों का, उसमें जमात इस्लामी भी थी, MSF भी और ये सब चीज़ें, तो मुझे बताइएगा कि जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ अरसा था, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के एक वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दिया है, लेकिन फिर आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे क्यों सामने आए हैं? आपको नहीं लगा कि आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सामने आए या कुछ उनसे आप टिकट लें, ऐसा कुछ भी नहीं आपको महसूस हुआ या आपने ज़रूरत नहीं समझी? नहीं, ऐसे बेटा इस तरह बात है ना कि जिस वक्त मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया 2011 तक 10 तक हालात ठीक थे। फिर उसके बाद ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दरारें पड़ गई। जिस तरह फारूक हैदर साहब और सरदार अतीक साहब की ज़ाती जो उनकी कोई क्लैशेस थे, चपकलश थी या जो कोई आप सियासी कहते हैं, तो उस वजह से फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टूट गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पहले धड़े बनते रहते थे, लेकिन जिस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टूट के उसमें से नून लीग निकली तो फिर उस तरफ फिर इस तरह फिर मुस्लिम फिर सियासत में मज़ा ही नहीं रहा। तो फिर मैंने जो होती है ना थोड़ी बहुत हम सियासत में होते थे, जिस तरह कोई प्रोग्राम वगैरह कराना, कोई इस तरह की चीज़ें, फिर वो भी मैंने छोड़ दी। तो दूसरा ये कि मतलब ये कि जब वो टूट के नून लीग बनी, आपने नून लीग में शमूलियत अख्तियार नहीं की? नहीं, मैं नहीं की। मैं काफ़ी अर्सा फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ही हमने तो नून लीग की मैं सपोर्ट की है। इस तरह का चक्कर हुआ है, नून लीग की भी मैं शामिल कभी नहीं हुआ, लेकिन नून लीग में ये हुआ था कि जिस वक्त हमने सिर्फ ब्रेस्ट इफ्तिखार साहब को इलेक्शन में सपोर्ट किया था। ठीक है, तो मतलब एक सपोर्टर रहे हैं नून लीग के। सपोर्टर रहे। मैं दूसरा ये कि जिसे नहीं कहते इलेक्शन में हम उनकी सपोर्ट करते रहे। मैं नून लीग में शामिल नहीं हुआ, कोई किसी कभी नहीं, इस तरह कोई ऐसी किसी रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं है। सही। तो अब ये बताइएगा कि आपने ये सब चीज़ें तो बताई, लेकिन आप एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं। आपके मद्दे मुकाबल बाकी पार्टियों के भी लोग मौजूद हैं। अभी दिन को हमारे स्टूडियो में भी आपके मद्दे मुकाबल एक उम्मीदवार थे जो आए थे, उन्होंने इंटरव्यू तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं। तो क्या आप अपने वार्ड के बेसिक मसाइल से वाकिफ़ हैं? बेसिक मसाइल मेरा एक मैनिफेस्टो है, वो मैं आप उसकी वो करके चला दीजिएगा। सही। हमारे बेसिक मसाइल जो हैं, एक तो 2-3 तो कॉमन मसले हैं, सारी जो वार्ड्स हैं उनके हैं। वेट में पहले आपके वो जो बेसिक मसाइल आप कह रहे हैं वो दिखा दीजिएगा, पहले हम वो दिखा देते हैं अपने नजरीन को। पहले उसमें जी कब्रिस्तान का मसला है, ठीक है, एक पार्क का मसला है, दूसरा एक कम्युनिटी सेंटर टाइप कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे किसी के घर फौतगी होती है, महलों में छोटे छोटे घर हैं। सही। तो ये जो हमारे जो महल्ले हैं ना, कदीमी महल्ले हैं, जो असल मुजफ्फराबाद शहर ये अभी जिस तरह छत्तर बन गया, गोजरा हो गया, इस तरह के जो इलाके हैं उसमें थोड़ी सी है, लोगों के पास गुंजाइश है, जगह भी है। तो अब इतनी गुंजाइश नहीं है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ हमारे महल्ले में, मेरे जहन में एक जगह है, वो मैंने की हुई है, वहाँ हम कम्युनिटी सेंटर टाइप ओपन बनाएंगे। मतलब अगर कोई शादी हो रही है उसमें छोटे छोटे फंक्शन हम कर दें।
अगर कोई फौतगी होगी है या कोई और इस तरह की, बाज़ औक़ात महल्ले में अगर किसी घर में कोई शादी होती है तो महल्ले में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। तो मैं इस तरह की मेरे जहन में एक चीज़ है, उस पर मैं काफ़ी पिछले 6-7 माह से मैं काम कर रहा हूँ। कब्रिस्तान तो एक तरफ जो पार्क के लिए जगह है वो पार्क भी होगा, हमारा कम्युनिटी सेंटर टाइप भी होगा, ठीक है, एक ये। दूसरा एक इधर एक स्कूल है, वो जायका एक तंजीम है, वो दूसरे जो उम्मीदवार आप कहते हैं दिन को आए थे तारक भट्ट साहब, वो गालिबन उन्हीं की कोशिशों से बना था ऊपर, शायद उन्होंने इंटरव्यू में उसका जिक्र किया या नहीं किया। तो वो मैंने अपने दूसरा जो मेरा उसमें है ना दूसरा प्रॉब्लम, उसमें लिखा था कि महल्ले में मौजूद गैर फाल सनती स्कूल को मशीनों की फराहमी के बाद फाल बनाना। जिस वक्त वो अगर मैं जीत गया तो वो मैं कोशिश करूँगा फ़ंड लाने की, वरना मैं कहीं से डोनर्स वगैरह ला के उसमें मशीनरी तकरीबन 20-30 मशीनें चाहिए होंगी तो वो करके हम उसे फाल कर दें। ये तो आ गई ना ख़वातीन की एक बेटा मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, सेवरेज के मसाइल का हल है, वो एक तो है सेवरेज, ये नहीं होती बाज़ औक़ात हम घरों में कपड़े तो जिस वक्त धोते हैं तो पानी बाहर जाता है, वो मेरे जहन में एक है कि हम घर के अंदर जो है ना घर का आम जो पानी है इस्तेमाल होने वाला कपड़े धोते वक्त या कोई और चीज़, वो भी मैं सीधा उसे जो होती है सेवरेज लाइन में ठीक हो गया। स्ट्रीट लाइट ये सारों का ये कॉमन मसला है, उस पे भी मैं करूँगा। सफाई सुथराई का मेरे जहन में एक प्लान है, वो मैंने अपने मंशूर में लिखा हुआ है, उस पर मैं जिस तरह यूरोपियन ममालिक में मैं उस पर उस तरह अमल करूँगा। सही। महल्ले के अंदर एक चीज़ है, महल्ले के अंदर हमारे कोई यतीम हैं, माजूर हैं, कम आमदनी वाले हैं, जैसे बाहर मुल्कों में लो इनकम क्लेम होता है, एक सोशल सिक्योरिटी होता है जिसमें ज़कात होती है, इसका हमारा कोई बाज़ाब्ता इसका तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार है लेकिन मैं इस तरह का तरीक़ा करूँगा, अगर मैं इक़्तिदार में, वैसे भी मैं करता ही रहता हूँ, अगर इक़्तिदार में आके चाहे मैं 1500-1600 बंदों का नुमाइंदा भी हुआ तो मैं ये करूँगा इन लोगों की मैं इन महकमों तक ज़कात, बैतुल माल सही और बहबूद फंड सही, इन तक मैं इनकी एक्सेस बनाऊंगा सही, इन लोगों की मैं ऐसी तरीका करूंगा कि इन लोगों को वहां से मामनत मिले। एक चीज होती है जेज फंड है, वो मैंने अभी 2-3 लोगों को दिलवाया भी है बैतुल माल से, हमें पता ही नहीं है कि बैतुल माल से हमने किस तरह मुस्तफीद होना है। फिर एक चीज़ और है जी बहबूद फंड, वो यतीम बच्चों के लिए, ये मैं करूँगा इन लोगों को आगाही दे के इनकी एक्सेस मैंने वहाँ तक बनानी है, ठीक है, ये चीज़ें होगी। तो तीसरी चीज़ आ गई है शादी ब्याह, जो ऐसी चीज़ें होती हैं, अचानक फौतगी हो जानी, घर में बीमारी आ जानी, तो उसमें भी मेरा पहले से एक नेटवर्क चलता है। मेरे पास कोई मेरे गैर मुल्की दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, भतीजी है, एक भांजा है, भतीजा है, वो मुझे आर्मी ने कुछ ना कुछ पैसे भेजते हैं जिन्हें मैं जमा करके किसी की शादी हो मतलब उस पे दे देता हूँ, कोई फौतगी हो, कोई बीमार हो, ये महल्ले वाले इसी वजह से थोड़ा बहुत, यही मेरा एक सोशल वर्क का जो एक तरीकाकार है, ठीक है। तो उससे मैं और ज़्यादा किसी तरीके से करूँगा, डॉनर्स लाने की कोशिश। कम आमदनी वाले जो ख़ानदान हैं मतलब उन्हें एक मैं कहता हूँ जो तरक्याती फ़ंड आएगा हमारा, तरक्याती फ़ंड में से मैं कहता हूँ अगर साल का 20 लाख आता है, मैं कोशिश करके, बाकी भी यंग लड़के आ रहे हैं जो काउंसलर बनेंगे, तो उसमें से मैं कहता हूँ 20 में से 5 लाख रुपया हम ये बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म और जो उनकी फीसें वगैरह होती है किसी तरह उससे जो कहते हैं ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो मैं कहता हूँ लोगों की बहबूद पे, फलाह व बहबूद पे खर्च हो। एक तो उस चीज़ में कर रहा हूँ। दूसरा महल्ले के बहुत से बेरोज़गार नौजवान हैं, तो उनके लिए जो मेरे जहन में आइडिया है, मैं बल्दिया से कम 10 स्टाल, जिसे हमारी ज़बान में ठिये कहते हैं, मैं 10 ठिये मंजूर करवाऊँगा और बाकी वार्ड वाले जो काउंसलर होंगे उन्हें भी मैं आगाही दूँगा जी कि आप कम से कम 10 वो ठिये या इस तरह के। फिर हमारे महल्ले में ज़्यादा गरीब लोग हैं, रक्शे वाले हैं, मजदूरी वाले हैं, ठेल, इनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना, इसका मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। सही। आपने अभी जो मसाइल गिने, आपने कहा कि मैं इसके लिए करूँगा। अच्छा, बेटा एक चीज़ रहेगी, सही, एक चीज़ है हमारे महल्ले में एक बहुत बड़ी बरादरी है, सही, बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका, वो तबकाती नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आते हैं, सही। मेरा जो एक मिशन है, क्या आप बता सकते हैं कोई तबकाती जो मसाइल हैं उनका कोई एक चीज़ आप पॉइंट करना चाहें? बेटा बात ये ना
इधर मतलब कोई कदीम जो नाम चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता बेटा, किसी की दिल सारी होगी, कदीम नाम चल रहे हैं जो पुराने महलों के, मतलब कोई इस तरह के लोग हैं ना, मतलब उनके नाम उस चीज़ पे चल रहे हैं, उनकी शनाख्त वो उन्होंने गलत कर दी। मैं उन्हें वो तबकाती निज़ाम जो तबकाती नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं उसे ख़त्म करके उन्हें एक नया नाम देना चाहता हूँ। उसके महल्ले को मैं उन्हीं की किसी बड़ी शख्सियत के नाम पे, मतलब उनके कोई बुजुर्ग गुजरे हैं, उस महल्ले का नाम मैं उस पर रखवाऊंगा। मैं ये मेरी एक कोशिश ये मतलब कि उनकी शनाख्त उनको वापस दिलवाऊंगा जो थी आज से 50 साल पहले थी। ये हम लोगों ने, ये जो आजकल हमारे जो होते हैं, किसी को कहते हैं ये फलां है, ये इसका उस चीज़ से तो करके, तो आखिरी चीज़ जो मैंने करनी है वो भी हमारे जहन में लगे हुए हैं काफ़ी अरसे से। मैं अपने ज़ाती सोर्स इस्तेमाल करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने ये करना है, इस महल्ले में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की एक्सेस बनवानी है, किसी तरीके से भी मैं बनवाऊँ, कोई ना कोई करना है, ये मतलब जेन्युइन चीज़ है। जी बेटा। ठीक है, आपने अभी जैसे कि मसाइल गिने और मसाइल के साथ बोला कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये मैं करना चाहता हूँ, तो क्या आपने अमली तौर पर कोई ऐसे सोशल काम किए हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें, या लोगों के लिए ऐसे कोई काम किए हैं जो आप बताना चाहें? हुआ ये था 2000 ये जो 5 का ज़लज़ला 8 अक्टूबर को आया, ये आतसाती तौर पे आया था। उस वक़्त मैं ये जो होती है कंस्ट्रक्शन के काम में था, जिसे आप ठेकेदारी कहते हैं। मेरे पास बड़ा ठेका था, इधर हम करते, उस वक़्त करता था मैं। तो वो आतसाती तौर पे ज़लज़ला आया, मैंने देखा लोग पूरे इस तरह हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए। एक घर वगैरह तबाह होने, चलो जो लोग अल्लाह ताला ने अच्छे लोग उस वक़्त हमसे ले लिए, जो हम बच के लोग, तो उस वक़्त जो हमारे महल्ले के तकरीबन 30-35 नौजवान थे, वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गए। हमें सिर्फ इस तरह की आदत पड़ गई थी, जिस तरह वो रिलीफ आ रही है उसकी, जिधर सेवर फूड वाले होते थे वहाँ से खाना आ जाता था, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो मैंने उस वक़्त ये किया था कि मैंने महल्ले के नौजवानों को इकट्ठा किया, एक नाम नाद है, वैसे ही खुद ये नहीं कोई रजिस्टर थी, एक हमने शानारा यूथ के नाम से लड़कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो किया, फिर हमने महल्ले की सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू कर दी। इस तरह की लड़के उसमें से जो करते थे, छोटे लोहे के पीस मिलते थे, वो मैं कहता हूँ सफाई करो, ये जो फालतू पीस होते हैं लोहे के, ये हम साइड पे करके, वो लड़के उस वक्त जिस तरह बेच दिया करते थे, या कोई जिस तरह होता था, लड़के वो रहते थे। तो फिर दूसरा इधर पराचा हाउस हमारी ज़ाती जगह है, इसमें हमने 50 घरों का, 50 शेल्टर होम का एक हमने टेंट सिटी हमने खोला था। वो सारों को पता है। फिर एनजीओज वाले आते थे, मैं उनसे मदद लेके उधर वो करता था उन्हें। फिर इधर उस वक्त ब्रिगेडियर सलीम साहब होते थे इंचार्ज सारी रिलीफ के, अगर कोई सीनियर जो लोग हैं उन्हें याद होगा। ब्रिगेडियर सलीम साहब को 3 दफ़ा इस वार्ड में मैं लेके आया। ठीक है। उन्होंने, इस महल्ले के रास्ते नहीं खुल रहे थे, तो 500 नौजवान, एक ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये NRSP के अंडर काम करती है। तो वो हमने 500 मजदूर लगा के 3 दिनों में हमने गाड़ी की एक्सेस बनाई इस महल्ले के अंदर। रिकॉर्ड पे बात है, महल्ले के जो उस वक्त लोग थे उन्हें पता है। हमने बिजली का निज़ाम चलवाया, ये जो बिजली वाले उनके साथ ज़लज़ले के दौरान की आप बात, ज़लज़ले के बाद अचानक वो जिसे नहीं कहते इमरजेंसी बहाली के लिए, ठीक है। तो फिर हमने जनाब इधर सड़कें बहाल की। और फिर तारक फारूक होते थे उस वक्त PWD के मिनिस्टर, उनसे मैंने पाइप ला के सड़कों पे खुदाई करके, बाईपास करके, लाइनें करके इस महल्ले में पानी चलवाया, बिजली चलवाई। इधर सबसे पहले हम लोग इस महल्ले में ये पराचा हो। फिर हम लोगों के जो यहाँ से बाहर गए हुए थे, उन लोगों के पास हम गए, जाके कहा आप आएँ जी, हालात ठीक हो जाएंगे। ईद, छोटी ईद मैंने पहली इधर की थी, मुझे रोना आ गया था कि मुजफ्फराबाद का कोई बंदा ही नहीं था। ये जो दिल की चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, रोना आ गया कि अजीब व गरीब लोग आए हुए थे, मतलब कोई नीलम से आया हुआ, कोई चकोठी से आया हुआ। फिर हम लोगों जिस से रब्ता हुआ उससे कहा, खुदा का वास्ता इस शहर में आओ, मुजफ्फराबाद बात करो। मतलब हमारे दिल इस शहर के साथ धड़कते थे। आसम साहब, जैसा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि आपने शनाड़ा यूथ के नाम से कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया था, क्या वो नौजवान अब भी आपके साथ मौजूद हैं, उसी तरीके से काम करते हैं? अच्छा, वो जो शनाड़ा यूथ के नौजवान थे उस वक्त हम तकरीबन 30 थे, 10 थे, 12 थे, 15 से 30 तक हो गए थे। ठीक है। तो उस वक्त ये होता था कि हमें पता चला था, ये जाहिद अमीन साहब जो उस वक्त के बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो ये 10 मजदूरों के पैसे हर वार्ड में दिया करते थे।
तो मुझे पता एक दफ़ा मैंने उन्हें रात को बुलाया, बहुत देर से वो आए, वो तारक खान साहब, गालबन ये तारक मोछा भट्ट साहब जो हैं ये भी आए। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी थोड़ा इस तरह नौजवान मेरे साथ, उन्होंने देखा रात 2 बजे आए मेरे पास। जाहिद अमीन साहब का एक तरीका होता था बंदे को परखने का, वो देर इसी तरह सर्दियाँ ही थी गालबन, तो रात तकरीबन 12 बजे, इधर हम 13-14 लड़के बैठे हुए थे इसी घर में, बाकी उस वक्त ख़वातीन वगैरह नहीं थी, हम ही थे। तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आप बैठे हुए हैं, तो मैं आपको 10 जो होते हैं ना मजदूर, उस वक्त 250 रुपया एक मजदूर की दिहाड़ी बनती थी, मैं आपको 2500 रुपया हर दिन दूंगा। आप इस तरह करें कि 4 जो है ना पठान लगा लें दिहाड़ी वाले, और 6 लड़के लगा के वो आप काम करें। मैंने इस तरह किया। जाहिद साहब चले गए। एक दिन जाहिद साहब आए कुछ दिनों के बाद, उन्होंने देखा इधर को 20 लड़के काम कर, मुझे लाता, कहते हैं भाई आसम ये, मैं उन्हें जाहिद भाई कहता था, वो बल्कि इस बात पे बड़े खुश होते थे कि ये मुझे जाहिद भाई कहता है। सही। वो बल्कि अमूमन दोस्तों में कहते होते थे, वो आसम मुझे भाई कहता है, जाहिद भाई। तो बाकी इन्हें सर जनाब लीडर जो कहते थे, तो कहते हैं जी कि ओह ये आपने क्या किया जी, कि मैंने तो आपको सिर्फ 10 मजदूरों के पैसे थे, ये तो आपने 20। मैंने कहा जाहिद भाई ये लड़के ना आधे दिन के वक्त कॉलेज जाते हैं, तो बाकी जो हैं आगे पीछे होते हैं। मैंने कहा ये इस तरह काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3, मैं शाम को किसी को 50 रुपए, किसी को 100 रुपए दे दे, तो मैंने कहा मैंने पठान दो। बड़ा खुश हुए, कहते हैं जी वो जो 2,500 रुपया देते वो 30 लड़कों में मैं तकसीम करता था। फिर उसके बाद ये हुआ, जाहिद भाई जिससे महफिल में जाया करते, वो वैसे अप्रिशिएट करते हैं जाहिद भाई अगर कोई अच्छी चीज़ को, वो हर जगह कहते थे। 2-3 जगह उन्होंने कहा जी वो उधर एक प्राचा उसमें आसम लड़का है, तो वो ये तरीका है आप भी करें। फिर ये हुआ, फिर कोई उनके ऐसे बंदे थे जो थोड़ा सा सियासी तौर पे वो सोच रहे थे कि पता नहीं आसम इस तरह की चीज़ कर रहा है, ये जाहिद साहब के ज़्यादा करीब ना हो जाए। फिर मेरा एक झगड़ा हो गया, FIR कटेगी, जाहिद साहब और मैं दूर हो गए। फिर मेरी वो जो शनाड़ा मतलब मुखालफत शुरू होगी, बल्कि मेरे खिलाफ FIR उस वक्त काटेगी सियासी बुनियादों पे, कि सिर्फ इस चीज़ का वो जेलस हो गए या किसी चीज़ पे कि मैंने एक फंड को सही तरीके से, जाहिद साहब ने शायद उन लोगों को कहा हो जी कि आप इस तरह नहीं कर रहे, आसम इस तरह कर रहा है। तो फिर मैं कोई 6 माह साल हमारी वो यूथ फिर टूट गई। फिर हमने दोबारा मुनज़्ज़म किया। फिर तन्नी पीर साहब थे, तनवीर हसन गिलानी साहब, ये इनके पास ओप NGO है, इनकी मिसेस जो हैं। फिर ये आए थे, MSF एक थी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेंट्स वगैरह ये जो आगे करते हैं काम इसमें, तो वो आए, उन्होंने मेरा तरीकाकार देखा। फिर तन्नी पीरों ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने इधर तकरीबन 150 से ज़्यादा घरों में मैंने वो उनके जो होते थे जिसे टेंट दिए, बाकी उनके घर से रिलीफ आती थी, इधर महल्ले में हम रख देते थे, पूरे महल्ले में तकसीम करते थे। फिर वहीं मेरी मुलाकात हुई थी ब्रिगेडियर सलीम साहब से। तो फिर मैं उन्हें लेके आया, फिर उन्होंने मुझे बहुत सा राशन वगैरह ये चीज़ें मैं सब ला के तकसीम करता था। तो फिर हनीफ अवान साहब इलेक्शन बने, इलेक्शन में मैंने उनकी सपोर्ट की। किस वजह से की? मुजफ्फराबाद की वजह से। आपने पता है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में उस इलेक्शन में 2 सीटें इन्होंने ली थी, पूरे आज़ाद कश्मीर से 5 सीटें यहाँ से ली थी। ये इसाक ज़फ़र साहब की क्या नाम है, साहबजादा जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त सदर थे, इसाक ज़फ़र साहब की वजह से वो हुआ। उस वक्त हमने मुजफ्फराबाद की वजह से मैंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया। ठीक है। तो उन्होंने जो मुझे फ़ंड दिए, इन्होंने 3-4 लाख के दिए, वो मैंने 12 लड़कों में उस वक्त तकसीम किए। मुझे जो चीज़ मिलती थी मैं लड़कों में तकसीम करता था। इसी तरह फिर तन्नी पीर उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिस वक्त हनीफ अवान साहब जो असम्बली मेंबर थे, तन्नी पीर साहब ने मुझे स्कीमें दी, वो भी मैं 10-15 लड़कों में तकसीम। यही वजह है कि लड़कों को पता है कि ये इसके पास जो चीज़ आती है ये तकसीम करता है। ठीक है। आगे ये वजह थी, इसी वजह से वो 30 लड़के इस वक्त 70-80 बन गए। सही। तो आपको इसी वजह से पर उम्मीद है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो ये जो यूथ आपके साथ खड़ा है इस वजह से पर उम्मीद है या कोई और वजह है कि आप इतने ज़्यादा पर उम्मीद हैं? बात ये है कि आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, बल्कि ये मुदस्सर साहब इधर बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं पीछे, ये इधर ही मौजूद थे। सही। तो जिस दिन इधर एक दिन मैंने एक कार्नर, इन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा था। ठीक है। इन्होंने कहा जी हम मीटिंग करेंगे। सही बात है, मैं आपको मेरी बातों से पता चलेगा कि सियासी नहीं है, मैं वाकई सोशल उस पे ज्यादा मैं सियासत से ज्यादा समाजी कामों में ज्यादा सोशल, जो मेरी सोच भी है ना वो भी सोशल आती है। ठीक है। तो मतलब जज्बा होना और चीजें मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। जज्बा इस तरह, जज्बा लफ्ज इस तरह आता है, सियासी जज्बा जिस तरह थ्योरी है। सही। तो मैं जिस तरह जो होता है ना, जो आप कर चुके हो, प्रैक्टिकल काम करके लोगों में करेंगे आगे भी। अच्छा मैं अगर मैं कहूँ ना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने जो किया है वही मेरे लिए बहुत है।
ये लोग, अच्छा ये हुआ, इधर हम बैठे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा जी आप इलेक्शन लड़े। मैंने इधर मीटिंग बुलाई, 25 लड़के हम इकट्ठे हुए। मैंने कहा यार एक इलेक्शन लड़, एक बंदा तैयार करो कोई। हमने कश्मीरी फैमिली के थे, बाकी लोग थे, सारों को मैंने कहा कोई भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा जी अगर हम हो गए तो फलां ग्रुप टूट जाएगा, फलां को किया तो वो टूट। इन सारों ने मुझे 25 लड़कों ने इन्होंने मुझे उस पर खड़ा किया। फिर मैंने इनसे एक शर्त रखी, मैंने कहा जी कागज जमा करवाने इसलिए जाऊंगा अगर आप 50 लड़के इकट्ठे होंगे। मैंने कहा यार मुझे नहीं कि मैं इलेक्शन वाले दिन में जलील हूँ या इस तरह की चीज़ हो। फिर ये सारे लड़के आए, इन्होंने 50 लड़के इकट्ठे किए, बल्कि 70 बंदे हो गए थे उस वक्त। ये सारों को पता है, जो दूसरे मुखालफिन, हमारे मुखालफिन तो नहीं, जो मेरे काउंटर पार्टी कह लें, जो एक ही चीज़ पे लगे हुए हैं, तो ये सारों को पता है कि मैं ही ज़्यादा लोग लेके गया था। तो ये बुनियाद है कि इसमें जो मेरा जो बना हुआ है उस पर भी लिखा हुआ है कि शानाड़ा यूथ ने आसम जफर अवान को इलेक्शन के लिए क्यों नामजद किया। सही, उन्होंने सारी वजह लिखी, और आसम जफर अवान से क्या क्या उम्मीदें जो जिस वक्त आप वो चलाएंगे। तो अगर फर्ज किया कल को आप जीत जाते हैं तो क्या किसी पार्टी के साथ मावनत का आइडिया या कुछ सोच, या अगर किसी की तरफ से ऑफर आती है तो क्या आप कर दिया? अच्छा, मेरे पास 2 बड़ी पार्टियों के लोग आए टिकट के लिए, ठीक है, मतलब मैं नाम नहीं लेता, वाकई वो आए जो उन्हें भी पता होगा, पता चल, या इसे कोई डिनाई नहीं कर सकेगा। अगर कोई हो के क्या इरादा है किसी के साथ? सुनिए बेटा, बड़ी मजे की इसमें बात है। मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आप इस पार्टी को। मैंने कहा मेरा ज़मीर नहीं मानेगा कि मैं पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूं और किसी ऐसे बंदे को मुझे वोट देना पड़े मेयर के लिए जिसे मेरा ज़मीर नहीं मानता। सही, मैं सिर्फ यही एक वजह यही थी कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, मैं अपनी मर्जी से वोट दूंगा, देखूंगा नहीं हुआ तो मैं जो उसमें फैसला हुआ उस वक्त भी अगर कहता हूँ जी कोई ऐसा चक्कर आ गया कि उसमें बार्गेनिंग की बात आई, तो ये मेरे दोस्त जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मुझे लालच किया या मैं क्या करता हूँ किस तरह। मैंने अगर बार्गेनिंग की भी तो इस मेयर के वोट की इस चीज़ पे करूँगा। मेरे 4 जो इधर मेरी जो मेरिट है वो गरीबी है, वो तालीम नहीं है। ये नहीं है कि ये ज़्यादा पढ़ा है। मेरे नज़दीक सोशल जो आपकी सोच होती है उसमें आपका मेरिट गुर्बत होती है, जरूरत होती है। सुने वार्ड के गरीब तबका को ज्यादा, मैं 4 लोगों को मैं कहूँगा कि इन 4 जो गरीब हैं आते हैं, मैं मसलन कोई जो मेरी नज़र में मैं कहूँगा इन 4 को आप कोई इस तरह की नौकरी, ठीक है मुझसे मेयर का वोट ले लें। अगर मैंने स्कीमें ली तो मैं उन्हें कहूँगा इतनी स्कीमें दे, मैं लड़कों में बांट दूंगा। मेरे समझ गए होंगे आप मेरी बात। सही। तो आप अगर कल को जीत जाते हैं तो आप लीडर एक बनेंगे, तो आपकी नज़र में एक लीडर इन सब चीज़ों के अलावा कैसा होना चाहिए? जो आपने अभी चीज़ें बताई कि ये करना है, ये करना है, इस तरह होना चाहिए, इनके अलावा एक लीडर कैसा होना चाहिए? जी बेटा मैं समझ गया, सियासी या समाजी लीडर। जी बेटा समझ गया। लीडर मेरे ये पास पता है बड़े मज़े की बात होती है। पहले मैं भी जाया करता था, ईद होती थी मिनिस्टरों के पास गया, बड़े इस दफ़ा ईद पे ये 2-3 साल हो गए, ईद पे मेरे पास मजदूर आते हैं, मोहल्ले के गरीब रिक्शे वाले आते हैं, ठेलों वाले आते हैं, पूरा दिन मेरे घर में गरीब रहे। अगर मैं आया, अगर कभी मैं किसी बड़े ओहदे पे भी गया, आज भी मैं चाहूँ मैं बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, मैंने मेहरान रखी हुई है, मतलब मैं उस तरह वेल ऑफ बंदा हूँ, मतलब कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ी वो अच्छी सादगी, मतलब जिसे कहते हैं ना म्याना रवि में मैं रहता हूँ। अगर अल्लाह ने मुझे कभी बड़ा ओहदा दिया तो मेरा जो ज़्यादा झुकाव होगा ना अपने से जो कम मसलन वो आमदनी वाले लोग हैं या पिसा हुआ तबका है, मेरे अलकाबा में वही लोग होंगे। तो मैं इन लोगों पे डिपेंड करता हूँ। मैं जिसे कहते हैं स्टेटस, ये प्रोटोकॉल, ये मतलब बड़ी गाड़ियाँ, इन चीज़ों का मैं शायद मतलब कोई ना कोई आप खुद चेंजिंग देखेंगे कि किस तरह की मैं करूँगा अगर अल्लाह ताला ने इसमें मदद की और अल्लाह ने मुझे इज्जत देनी हुई। आसम साहब, एक मेन सवाल जो मैं हर कैंडिडेट से पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इक़्तिदार की जो निचली सतह पर मुत्तकिली हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जमहूरियत को फ़ायदा हो रहा है या हमारे सियासी कारकुनान को या सियासी पार्टियों को क्या नुकसानात हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं? इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें आप। बेटा इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है जमहूरियत ने। सही मैं कहता हूँ। अच्छा। वो एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम हुआ, मैं उसमें गया, वो मेरा दोस्त एक मुझे लेके गया, मैंने कहा यार मुझे 5 मिनट दो। उन्होंने कहा ये जो वोट होता है ये कौम की अमानत है। सही। मैंने कहा यार कौम की अमानत है, वोट ना दोगे तो ये होगा। मैंने कहा ये 4-10 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, मैंने कहा इन 10 में से एक भी इस काबिल नहीं है, वही है जो चेहरे बदल के आते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा यार इन्हें मैं सिर्फ वो जो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन, ये 2016 की बात है, नीलम, उन्होंने मुझे नहीं किया। उन्होंने कहा ये पता नहीं उल्टी बात करेगा। वैसे तो यही होता है जो कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है उसमें तारीफें ही करनी होती है।
मैंने कहा था यार इन्हें मैं कहूँगा एक ऐसा खाना बनाओ उसमें जो लिखे मैं इनमें से किसी को भी नहीं मानता, मैं उससे टिक कर दूंगा। ठीक है। तो दूसरा ये जमहूरियत क्या है, कोई मसलन जमहूरियत ने क्या फ़ायदा पहुंचाया है? यही लोग हैं कल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, यही है कल नून लीग में है, आधे से रात को इन्होंने पार्टियां बदली, सुबह टिकट ले आए। होता भी यही है कि रात को कुछ और होता है और सुबह कुछ और होता है। और मेरी एक और सोच है, वो आपके सवाल शायद किसी में इस तरह की, मैं इन लोगों में ये शऊर बेदार करना चाहता हूँ, चाहे मेरा थोड़ा सा ये वो हल्का इंतखाब हो, कि आप रियाया नहीं है, आप अवाम है। सही। मैं रियाया और अवाम का इन्हें फ़र्क बताना चाहता हूँ। यही बात है, अभी मेरे साथ दोस्त आते हैं, मुझे अभी मैं बात से नाराज़ होता हूँ, आपने वो कहते हैं आप, मैंने कहा कि मेरी नाराज़गी आपसे 27 तारीख तक, 27 के बाद मैं जीत गया, मैं पहले की तरह हो जाऊंगा। सही है। मैं अभी मैं थोड़ा, मेरा लहजा सख्त है अपने दोस्तों यारों से, ये नाराज हो जाते हैं कितनी दफ़ा, ये तो नहीं होते, ये मुझे सारे छोटे भाई हैं, तो जिसा ये मैंने अभी अपने दोस्त का नाम लिया सामने बैठे, तो ये भी मेरे साथ हैं 17-18 साल से। मैं इन्हें पता है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये मुनाफकत लगती है कि इस वक्त में बिला वजह अपना ज़्यादा अच्छा सियासी पार्टियों के जो अभी जिस तरह आपने जमहूरियत का जिक्र किया, सियासी पार्टियों के से क्या नुकसान या फ़ायदे हो सकते हैं या नहीं? सियासी पार्टियों से सबसे बड़ा नुकसान तो ये, अभी नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी का मैंने इतना नहीं देखा, इन्होंने टिकट इस तरह दिए हैं ना, मैंने टिकट तो लिया ही नहीं, ना ही मैं लेना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया, क्या ये एक बंदर बांट के गए, आधे से ज़्यादा कारकुन जो इनके कल इमरान खान के तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ के, नवाज नून लीग के तो नहीं है, पीटीआई के ज़्यादा मैंने देखे कि वो नारे लगा रहे हैं, उन्होंने किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया, किसी ने ओहदा छोड़ दिया। वो मैंने एक दफ़ा एक पोस्ट भी लगाई थी कि ये सियासी जो हैं वफादारियाँ एक लोकल कौंसिल के टिकट पे अटकी हुई थी इनकी। ठीक है। हाँ जी बेटा। आप अपने नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहते हैं या अपने वोटर्स को? एक ही पैगाम है मेरा इनसे जी, कि रिश्तेदारी छोड़ दें वोट देते हुए। ये हमारी एक रवायत है, घर से दीवार जुड़ी हुई है, घर के सामने घर है, खुदा का वास्ता है इन चीज़ों को छोड़ दें। आपने अगर बस चाहते हैं कोई कि वाकई कोई बंदा मेरिट पे आए, जो काम करने वाला, उसकी प्रोफाइल देखें, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 साल पुरानी प्रोफाइल, उसकी टाइमलाइन जो है वो देखें, वो आपके जहन में आ जाएगी। जिस मैंने चीज़ें लिखी हैं ये लोगों को याद होंगी। अभी तक किसी ने किसी मेरी चीज़ पे एतराज़ जिस वक्त करेगा, तो अगर आपके सामने कोई आप क्वेश्चन करें, अगर करें तो आप किसी दिन डिबेट रख लें, मैं आ जाऊँगा, मैं उसे बताऊँगा। मैं नहीं आऊँगा, मेरे जो 25 लड़के हैं मेरे, उनमें से 3 आ जाएंगे, वो उससे कह देंगे जी कि आप ये चीज़ आपने इस तरह करनी है। और आखिरी जो चीज़ मैं यही कहना चाह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया अच्छा है, लेकिन मुझे ये अजीब सा लगता है 3 बाई 2 फुट ये आपका पेनाफ्लेक्स होना चाहिए, 9 बाई 6 इंच ये होना चाहिए। ठीक है। अगर 2 इंच पम्फलेट बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, कौन सी कोई मसन क़यामत आ जाएगी। ये चीज़ें अगर इन्होंने रखना है, इस वक्त इस हमारे वार्ड में एक आध असेंबली मेंबर जो सारी वो क्या कहते हैं लोकल कौंसिल के, वो तो पैसे के जोर पे आना चाहते हैं, वो खड़े खड़े लोगों को ऑफरें कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोई इनका तरीकाकार है, इलेक्शन कमीशन को मेरा पैगाम है, वो जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं उन्हें पैगाम है, आप एजेंसियों की मदद लें, आप जैसे जो साफ़ी ज़रात हैं उनकी मदद लें, देखें इन लोगों को, चेक करें कि ये वोट का ये भी एक करप्शन है कि आप अगर पैसों से वोट खरीद रहे हैं, सही, किसी वो भी किस तरह लोगों की ज़रूरत से फ़ायदा उठा के खरीद रहे हैं। तो ये एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे, प्लीज़ आप उन्हें टैग भी कीजिएगा अगर कोई है, कि आप इस चीज़ पे नज़र रखें कि लोग खरीदो फरोख्त ना करें। सही, कोई बस लोगों को, जिस बेचारे ने बेचना है तो वो तो मजबूर है, इस वक्त हालात हैं, किसी के पास बच्चों की वो फीस नहीं है, किसी के पास मतलब वो आप समझ गई होंगी जो चीज़ें होती हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे आसम ज़फ़र अवान, जो कि अपने वार्ड के गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये आगे जाके इस पर अमली काम भी करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।